अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी 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 बहनें और प्यारे प्यारे भाई। आ गया आप लोगों का भाई फिर से आप लोगों के लिए लेकर दो एपिसोड्स। और मैं गारंटी देता हूँ ये वाली एपिसोड्स ना आपके दिल में उतर जाएंगे। कमाल के एपिसोड्स हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं लास्ट वाली एपिसोड का। जैसा कि आप लोगों ने आखिरी वाली एपिसोड में देखा कि अमेरिका से जरान का दोस्त असफंदियार खान आता है, जिसको उसने अपने निकाह पर बुलाया नहीं होता, लेकिन दाजी उसको बुलाते हैं। जिस पर वो आकर जरान खानजादा से काफी गुस्सा करता है। लेकिन जरान कहता है कि मैं तुझे बुलाने ही वाला था। तो जो दोस्त होता है ना, मैं थोड़ी सी और स्टोरी बता दूं। असफंदियार खान, उसकी जो क्रश होती है वो होती है अब्रिश। वो उसके साथ अमेरिका में मिल भी चुका होता है और जरान को बता चुका होता है कि मेरी एक ऐसे नाम की अब्रिश नाम की लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो क्रश थी, मतलब वो मुझे अच्छी लगती है। और जब वो देखता है कि जरान की शादी भी अब्रिश से हो रही है, तो उसकी अचानक से नजर जब अब्रिश पर पड़ती है, तो वो वही लड़की होती है। तो अब्रिश उससे मिलकर सलाम दुआ लेती है और उसको कहती है कि तुम इधर। वो कहता है कि हाँ, ये मेरा दोस्त है जरान खानजादा। तो अब्रिश उसे कहती है कि मैं तो फिर जरान को बताऊंगी कि तुम इस तरह दोस्त हो मेरे, मतलब कि हम मैं तुमसे मिल चुके हूँ पहले तो। लेकिन उस पर असफद यार खान उससे गिला करता है कि तुम कभी भी ये बात जरान खानजादा से ना करना, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अच्छा ये नहीं लगेगा। क्योंकि उससे तो पता होता है कि अगर उसको पता चल गया कि ये वही वाली अब्रिश थी, तो उसके दिल में अच्छा नहीं लगेगा और वो अपनी दोस्ती में किसी भी चीज की रुकावट नहीं पेश करना चाहता था। लेकिन ये बात अब्रिश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो देखते हैं आगे हम क्या बनता है इस दो एपिसोड्स में, एपिसोड नंबर 26 एंड 27। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दौड़ के जाके कर दो ना, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। आगे हो वापस सब्सक्राइब करके। नाइस, स्टार्ट करते हैं। अमीना खानम के हुक्म पर हूर को भी दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। अब्रिश को तैयार करने वाली मेकअप आर्टिस्ट ने हूर के दुल्हन की तरह सजाया था। वो गुल की मैरून मैक्सी में मलबूस थी। कामदार खूबसूरत बड़ी बार दुपट्टा सर पर अच्छी तरह सेट किया हुआ था। गोल्ड की हैवी माथापट्टी लगाए, हैवी चोकर जो दीद डिजाइन का बना हुआ था, जो वो गले में पहने कांच सी नाजुक गुड़िया लग रही थी। ऊन ने अपना शोला ज्वाला ऊपर नजर डालते मैरून कलर की नफीस सी पश्मीना शाल अच्छी तरह खुद पर लिपटी। इसने कपकपाते हाथों से शाल से न सिर्फ अपना हुसन सरापा कवर किया था, बल्कि अच्छी तरह अपना चेहरा भी छुपा लिया था। अरहाम इस वक्त हवेली में नहीं था। वो सुबह सुबह दरियाब खान के फोन पर बहुत उजलत में हवेली से निकल गया था। अभी तक इसकी आमद नहीं हुई थी। इस हवेली से भागने का यह इसके पास सबसे अच्छा मौका था। हूड अपना मुंह छुपाई जल्दी से मर्दान खाने की तरफ बढ़ी। जनान खाना के लाउंज में घर की खवातीन के साथ कुछ मेहमान खवातीन भी मौजूद थी। दरखशां ने इसे बातों बातों में बताया था कि मर्दान खाना में बाहर जाने का एक दरवाजा बैठक की मुखालिफ सिमत भी है, जो हवेली के पिछले लॉन की तरफ खुलता है। अरहाम हवेली में मौजूद नहीं था। मेहमान इस टाइम हवेली की बैठक में मौजूद थे। इसके लिए आसान था इस टाइम हवेली से निकलना। वो खुद को एक निकाह में आई मेहमान खतून शो करवाकर इस हवेली से निकलना चाहती थी। चौकीदार के किसी भी सवाल पर सिर्फ इसे अपने कपकपाते लहजे पर काबू पाना था। यहाँ के लोग किस अंदाज में बात करते हैं, इसे इतने दिनों से अंदाजा हो चुका था। ओब्वियसली यार, इंसान को अंदाजा हो जाता है जब वो एक जगह पर इतनी देर गुजारता है। अब सिर्फ इसे गेट पर खड़े चौकीदार को यकीन दिलाना था वो मेहमान है। वो किसी इमरजेंसी की सूरत में अपने घर वापस जा रही है। इस सूरत में यकीनन चौकीदार को इस पर शक ना होता। वो जल्दी से तेज तेज कदम उठाते मर्दान खाना की तरफ बढ़ी। मर्दान खाना काफी बड़ा था, मगर दरख्शां की जुबानी से तमाम रास्ते जबड़ हो चुके थे। इस वक्त मर्दान खाना के इस हिस्से में कोई नहीं था। तमाम मेहमान मर्दान खाना के बेडोनी दरवाजे से होते लाउंज या बैठक में तशरीफ फरमा थे। इस तरफ जनाना खाने की तरफ जाने वाला रास्ता था। इधर अगर कोई भी इसे मिलता तो वो यकीनन घर का कोई मर्द ही होता। इससे पहले इस हिस्से की तरफ कोई आता, वो जल्दी से बाहर निकलना चाहती थी। वो तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ रही थी कि इससे किसी तरह बुरी तरह टकराई। ऊन ने सहमते हुए अपने कदम पीछे की जानब बढ़ाए। इसकी चादर सर और चेहरे से ढलकती इसके कंधों पर आई। इसके देखने के अंदाज से घबराते हुए हून ने अपनी बड़ी सी चादर को कंधों से गिरने से बचाया। बबड़क ने अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते बेबाकी से हूर के खूबसूरत चेहरे पर नजर डाली। यहाँ क्या कर रहा है तुम हूर भाभी? बबड़क ने हूर के शोला ज्वाला रूप पर एक बार फिर से गहरी नजर डालते लफ्ज भाभी पर काफी जोर दिया। बबड़क की बेपाक नजरों ने इसके पूरे वजूद में कपकपाती लहर दुहराई थी। अपने शाल को सीने से जिगरे इसे जमीन बोस होने से बचाया। बबड़क ने हूर की घबराहट और इसके माथे पर आए हुए पसीने को बखौर देखा। इतना तो समझ गया था कि अरहाम और हूर के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। हूर अरहाम के डर से इस हवेली में रह रही है। आज जिस तरह बदहवासी के आलम में वो भागती आ रही थी, इसका शक यकीन में बदल चुका था। वो यहाँ से भाग रही है क्योंकि ये सवाल ही पैदा नहीं होता इतना बन सवर कर इनके घर की खवातीन कम अज कम आज के दिन मर्दान खाना में कदम रखें। हूर को यहाँ देखकर बबड़ के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट दौड़ी।
अरहाम खानजादा ने इसे बेइज्जत किया था। आज इसकी इज्जत इसकी बीवी इतना बन सवर कर हवेली से भागने की तैयारियां कर रही थी। इससे अच्छा मंजर और क्या हो सकता था। बबड़ के इस दिन जख्मों पर मरहम रखता जैसे किसी ने। अगर हूर हवेली के गेट तक भी आज पहुंच जाती तो अरहाम की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। बरादरी में वो फिर से जलील हो जाता कि इसकी नई नवेली खूबसूरत बीवी भाग रही थी। बबर तो यही चाहता था कि अरहाम मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। इसकी वीडियो दिखाकर इसे घर वालों के सामने बेइज्जत किया था। याद होगा कि आपको, ये जब फ्लैट पर लड़कियां लेकर गया था उनके साथ गलत हरकतें की थी, तो जरान ने इसे घर में दिखाई थी, तो वो उससे बदला लेना चाहता था अरहाम ने, सॉरी। इसके पास अच्छा मौका था कि अपनी बेइज्जती का सूद समेत बदला लेने का। हूर अरहाम की इज्जत थी, इसलिए बर्क भी इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकता था, ना इस पर गंदी नजर रख सकता था। मगर इसे गेट तक आराम से पहुंचा सकता था और गेट पर हंगामा हो जाना था। गेट पर खड़े चौकीदार दिलदार खान की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं था, जितना सामने खड़ी लड़की ने सोच लिया था। बबर की पुरसोच गहरी नजरों से हूर अब खाइफ होना शुरू हो गई थी। चेहरे पर सुर्खी के साथ नागवाड़ी की लहर भी थी। बबर का ऐसे देखना इसे एक आंख नहीं पाया था। वो बर्ग से ना महसूस अंदाज में दूर हुई। बताया, नहीं फिर भाभी तुम यहाँ क्या करने आया था? मम मैं तो वैसे ही आई थी यहाँ मम, मुझे आराम से मिलना था। हूं ने लड़खड़ाती जबान से झूठ बोला। बबर का जोरदार कहकपा गूंजा। वैसे तुम जितना खूबसूरत है इतना ही महारत से झूठ भी बोलता है। काफी कुछ सुना था तुम्हारे बारे में, इतना भी मासूम नहीं है जितना तुम दिखता है। तुमने एक ही दिन में गुल जैसी औरत को मौत दे दिया था। बड़ी पहुंची हुई चीज है तुम। हाय क्या डायलॉग है प्यारा सा। बड़ी पहुंची हुई चीज है तुम। बबड़ इसकी तरफ झुके सरगोशी अंदाज में बोलते इस्तजाई अंदाज में हंसा था। दूर रहकर बात करो मुझसे। हून ने 2 कदम पीछे लेते बबड़ को घूरते कहा। उफ, तुम तो गुस्से में भी काफी खूबसूरत लगता है। क्या किस्मत पाई है लाला ने? बबड़ ने सर्द आह बड़ी। अगर तुम यहाँ से भागना चाहता है हम तुम्हारी मदद कर सकता है। बबड़ ने यह जुमला भी सरगोशी नमा आवाज में बोला था। बबड़ की बात पर हूर के बदन का तमाम खून इसके चेहरे पर सिमट आया। अपनी चोरी पकड़े जाने पर वो बुरी तरह घबराई थी। मैं ऐसा क्यों करूंगी? होश में तो हो तुम? हूर बबड़ की आंखों में देखते दबी आवाज में चलाई, मगर चाहकर भी अपनी आवाज की लड़खड़ाहट पर काबू ना पा सकी। इसके लहजे में लड़खड़ाहट महसूस करते बबड़ के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखरी। ये तो तुम्हें पता हो, तुम ऐसा क्यों चाहता है? मगर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बबर कहते हूर के करीब हुआ। इससे पहले हूर कोई जवाब देती मर्दान खाना में गूंजती बाढ़ आवाज ने दोनों के रंग एक पल के लिए मतगीर किए थे। बबर्ग अरहाम की पुकार हूर की पुष्ट पर उभरी थी, जिसे सुनते हूर के कदम जमीन में जगड़े जा चुके थे। आंखों में शदीद खौफ आन ठहरा था। माथे पर शबनम के कतरों में इजाफा हुआ था, जिससे बबर्ग गहरी नजरों से देखते सजाइया मुस्कुरा गया था। अरहाम खान अभी भी हवेली आया था। अरहाम खान अभी अभी हवेली आया था। अमीना खानम से मिलने के बाद वो अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला गया था। हूर कमरे में नहीं थी, इसे ये लगा था वो भीड़ बहाड़े के साथ होगी। वो इस वक्त सफेद शलवार कमीज में मलबूस था। ब्लैक मर्दाना शाल कंधों पर डाले वो अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते मर्दाना खाना की तरफ आया ही था कि बबड़ को किसी लड़की के साथ बातें करते पाया। इस लड़की की पुश्त अरहाम खानजादा की तरफ थी। बबड़ इसके बहुत करीब खड़ा कुछ कह रहा था जो अरहाम को सुनाई नहीं दे रहा था। अरहाम को देखकर बबड़ भी एक लम्हा के लिए परेशान हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे वो मुस्कुराते अपनी मूछों पर हाथ फेरने लगा। वो हूड़ के पास नहीं बल्कि हूड़ इसके करीब खड़ी थी। हूड़ का यहाँ पाया जाना तशवीशनाक था। इसका हूड़ के इतने नजदीक खड़ा होना नहीं, हूड़ का जर्द पड़ता चेहरा, इसका डरा सहमा रूप बबड़ की मुस्कुराहट में इजाफा कर रहा था। हूर की इतनी हिम्मत नहीं थी वो रुक पलट सकती, बल्कि वो हिलने से भी कासर थी। वो गहरे सांस लेते अपने खौफ पर काबू पाने की नाकाम सही कर रही थी, जो इसके हिसाब तक साख्त कर चुका था। अरहाम के लिए मर्दान खाना में किसी औरत का होना थोड़ा अजीब था। पहला ख्याल यही आया बबर किसी मेहमान खवातीन का रास्ता मैसूर किए से परेशान कर रहा है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी बबर की तरफ बढ़ा। अरहाम के बारी कदमों की दमक से हूर का पूरा वजूद लड़ज उठा था। हूर ने अपने चकराते सर को बहुत मुश्किल ही संभाला था। मैं तो समझा बेहोश हो जाएगी। मैरून खूबसूरत फूलों वाली पश्मीना शाल जमीन बोस हुई थी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरहाम ने बबर के करीब आते से सर्द नजरों से घूरते कहा, मगर हूर पर नजर पड़ते इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। हूर दुल्हन की तरह सजी संवरी बबर के बहुत करीब खड़ी थी। हूर तो अब सिर्फ पथराई आंखों से अरहाम को देख रही थी, जिसकी आंखों का रंग इसके सामने ही सुर्ख हुआ था। इसकी सर्द कांटदार नजरों ने इसकी रगों में दौड़ता खून साख्त हुआ था। हूर को शोला बार निगाहों से घूरते वो बबड़ की तरफ मतवज्जा हुआ, जो आप मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। लाला, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये सवाल मायने नहीं रखता, सवाल ये अहम रखता है भाभी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी इतना सच धज के। बबड़ ने कहते हुए हूर पर एक बार फिर से नजर डाली, जो बद बनी आंखों में नमी लिए बिल्कुल साख्त सी खड़ी अरहाम को देखे जा रही थी।
अरहाम ने जबर से अपनी मुट्ठी बेची। बबड़ का हूर को देखना अरहाम के तन बदन में आग लगा गया था। हूर का मर्दान खाने में मौजूद होना इसके लिए इश्तियाल में इजाफा कर रहा था। ऊपर से बबड़ ना जाने कब से इस पर अपनी गलत गलीज निगाहें गाड़े हुआ था। अरहाम की गर्दन की नीली रगें तक उजागर होने लगी थी, मतलब बाहर को निकल आई थी। मतलब वो गुस्से से बंदा फूल नहीं जाता वैसे। दिल कर रहा था सामने खड़ी लड़की की सफेद चमड़ी आज देर कर रख दे, जो अब पता नहीं क्या करना चाह रही थी। अरहाम की आंखों में गैजो गजब बढ़ता देखकर बाबरक ने अपनी नजरों पर काबू पाया। लाला, मैं तो इधर आ रहा था, हूर भाभी मुझे यहाँ मिल गया। मैं बस इनसे यही पूछ रहा था कि ये इधर क्या कर रहा है। बाबरक ने जल्दी से अरहाम को वजाहत पेश की, जिसका चेहरा भी अब जबर से सुर्ख पड़ने लगा था। वो अरहाम के गुस्से से काफी डरता था। सामने खड़ा जरान खानजादा नहीं था, बल्कि अरहाम खानजादा था, जिसका निशाना वाकई में बहुत पक्का था। क्या कहा तुमने? इस दिन मेरी गैर मौजूदगी में भी अपनी नजरों पर काबू रखना। अरहाम होठ पर एक कहरबान नजर डालते बबर की तरफ मतवजा हुआ, दांत पीसते बबर से सर्द लहजे में हूर के करीब खड़े होने पर जवाब तलब किया। हूर ने अपनी मुट्ठी बेंचते अपनी कपकपाहट पर काबू पाया। अरहाम के लहजे की ठंडक से वो अंदर तक सर्द पड़ी थी। लाला, कसम खाता है हमने एक नजर देखकर दूसरा नजर भी भाभी पर डालना गवारा नहीं किया। हम तो बस हैरान हुआ था कि भाभी इधर क्या करने आया है। ऐसा लग रहा था जैसे ये इधर से भाग रहा था। बबर्क अपनी मूछों पर हाथ फेरते अपनी बात मुकम्मल करते जल्दी से वहां से चला गया। वो कुछ देर इधर और ठहरता, यकीनन अरहाम इसकी जान ले लेता। वैसे भी जो आग वो लगाना चाहता था वो लगा चुका था। बबर्क की बात पर हूर के जिस्म का सारा खून जैसे नुचर गया था। वो फक रंगत के साथ अरहाम को देख रही थी। अरहाम ने बबर्क की पुश्त को घूरते हूर पर कहरबान नजरें डाली, जो एक दुल्हन की तरह सजी संवरी खड़ी थी। हूर ने अरहाम को देखते जल्दी से सर नफी में हिलाया। अरहाम की कारदार नजरें से अंदर से काट रही थी जैसे। अरहाम, मम मैं भाग नहीं रही थी, मम मैं ये सच कह रही हूँ, आप यकीन करें मेरा। हूर पीछे को कदम बढ़ाते कांपते लहजे में बोली। अरहाम को खामोश देखकर हूर का दिल हथेली पर धड़कने लगा। इसकी शोला उगलती निगाहें इसे बावर करवा रही थी, जो वो जैसे आज इसे छोड़ेगा नहीं। उनने कांपते हाथों से अपने चकराते सर को थामता तो अरहाम ने इसे कलाई से पकड़कर झंझोर डाला था। सीधी खड़ी रहो, खबरदार तुम बेहोश हुई तो। अरहाम ने गिराते हुए इसकी कलाई सख्ती से दबोची। अरहाम ने इसकी शाल जमीन से उठाते इसके गिर्द अच्छी तरह ओढ़ी और इसे कलाई से जिगरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मम, मेरी बात सुने, मैं भाग नहीं रही थी। हूर अरहाम की सख्त गिरफ्त में इसके साथ घुसटते हुए कांपते लहजे में बोली। मेरा यकीन करें, मैं भाग नहीं रही थी। अरहाम के खौफ से पूरी कुव्वत से चलाते इसे यकीन दिलाने की कोशिश की। हूर, डोंट डोंट प्रीटेंड हियर। यहाँ तमाशा मत करो। हूर, मत करो। अरहाम ने रुककर इसे सर्द नजरों से घूरते स्पॉट अंदाज में होठों पर उंगली रखकर तंबिया की। वो बहुत धीमे लहजे में बोला था, मगर एक बर्फ सी इसके लहजे में उतरी थी, जो हूर को अंदर से जमा रही थी। हूर इसके लहजे के सर्दपन से खाइफ होते खामोश हो गई। इसका लड़जता बदन इसके साथ घसीटा चला गया था। वो इसे कलाई से जिगरे अपने कमरे की तरफ लाया। दरवाजा धाड़ से बंद करते इसे पूरी कुव्वत से ठंडे मार्बल पर पटका, मतलब जमीन पर लटाया। वो जमीन पर औंधे मुंह बुरी तरह गिरते सिसक उठी। कांच की चूड़ियां टूटते हुए कलाइयों में प्योसत हुई। तकलीफ और खौफ से हूर के लब्बों से दिलसोज चीख बरामद हुई। आवाज ना निकले तुम्हारे मुंह से। अगर तुमने जरा सी भी आवाज निकाली, इस जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अरहाम इसके करीब जमीन पर पंजों के बल बैठे गिराया। हूर जमीन पर सीधी होती अरहाम को देखने लगी, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। मम, मेरा यकीन करे, मैं भाग नहीं रही थी। हूर ने सन्नफी में हलकते भीगे लहजे में बोलते इसे फिर से यकीन दिलाना चाहा था। तो फिर क्या कर रही थी तुम वहां पर? अब की बार वो इस तरह दहाड़ा था कि कमरे के दोनों दीवार तक लड़ज उठे थे। खौफ से हूर की आंखों की पतलियां साख्त हुई, आंखों में ठहरा पानी भी साख्त हुआ था। मुकाबल का हर अंदाज इस पर दहशत तारी कर देता था। जवाब दो मुझे। हूर को साख्त होता देखकर आराम पूरी कुव्वत से चलाया। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस छटांग भर लड़की की जान ले ले। वो आज फिर से इसकी इज्जत का तमाशा बनाने चल पड़ी थी। अगर इसे थोड़ी सी देर और हो जाती तो यकीनन हूर हवेली के गेट तक पहुंच जाती। ये खबर मेहमानों तक पहुंचने में कितनी देर लगनी थी? बबड़ की नजरें याद करते भी इसकी रगों में शरारे उठ रहे थे। वो इसकी हवेली में इसकी ही बीवी पर अपनी नजरें गाड़े हुए था, और यह मौका इसकी बीवी ने खुद दिया था इसे। बहुत शौक है तुम्हें खुद को बुरी महफिल में तमाशा बनवाने का, बड़ी महफिल में तमाशा बनाने का। मेरी इज्जत का नहीं तो अपनी इज्जत का ही सोच लेती। पकड़े जाने पर क्या जवाब देती सबको? लगता है तुम्हें शौक है अंधेरी सड़कों पर भागने का। अब कौन सा नया शिकार ढूंढने जा रही थी तुम? वो इसका जबड़ा छोड़ते गिराया। लफ्ज नहीं थे, कोड़े थे, जो हूर को अपने वजूद पर लगते महसूस हुए। हूर जमीन पर पीछे की तरफ खिसकती बेड के साथ जा लगी। आपको अच्छी तरह पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में आप ही पहले मर्द हैं और आपके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने मुझे दुनिया के हर मर्द से नफरत करने पर मजबूर कर दिया है। अरहाम की बात पर बुलबुलाते हुए चीख पड़ी। वो 10 फाक इंसान की अपने किरदार पर बात किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
इससे सब कुछ इसका लेकर वो अभी भी इसके किरदार पर कैसे सवाल उठा सकता था, जबकि वो अच्छी तरह जानता था वो इसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द है। अरहाम इसके चीखने पर बुरी तरह मुश्ताल हुआ था। इसे जवाबन सर्द करे पैरों से घूरता है, एक बार फिर से इसका जबड़ा बुरी तरह दबोचा। अब तुम एक बार और चीखी तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ये कह सकता हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो, क्या कर रही थी तुम मर्दान खाने में? धीमा लहजा मगर आग की तपश लिए हुआ था। आंखों से निकलती चिंगारियों से हूर को अपना आप झुलसता महसूस हुआ। वो इस इंसान की वहशत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। वो इससे कुछ भी कहती, वो सजा के तौर पर अपनी आग जैसी वहशत गुर्बत से इसे नवाजता, जो हूर का नाजुक बदन सहने के काबिल ना था। मम मैं तो वो इतना सा बोलते बेबसी से बेआवाज रो पड़ी। आंसर मी डैम इट, डोंट बुलशिट। बकवास बंद करो, सीधी तरह जवाब दो। अरहाम पूरी कुव्वत से दाड़ा। हूर इसकी दाढ़ पर लड़ते हुए अपनी आंखों बेदर्दी से साफ किया। मम मैं आपको बुलाने आई थी, आंटी को जरूरी काम था आपसे। इन्होंने ही मुझे कहा था कि मैं आपको मर्दान खाने से बुला लूं। हूर ने रवानी से एक ही सांस में अपनी बात मुकम्मल की। अरहाम इसके झूठ पर लब बेच कर रह गया। एक झूठ ही था जो वो बिना लड़खड़ाते बोलती थी। अरहाम गुस्से से जमीन से उठता अपनी इश्तियाल पर काबू पाने लगा, मगर गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। जो वो आज करने जा रही थी सिर्फ इसकी ही नहीं, इसके घर वालों की इज्जत का भी तमाशा लगा सकती थी। इसके भागने पर लोग हूर के किरदार पर नहीं बल्कि इसकी इज्जत पर वार करते, जो इससे किसी सूरत कबूल नहीं था। मम मेरा यकीन करे, मैं भाग नहीं रही थी, मैं आपको मर्दान खाने बुलाने गई थी। हूर हिम्मत मुजतमा करके जमीन से उठती अरहाम की तरफ बढ़ी, जो मुंह पर हाथ फेरते कमरे के वसत में चक्कर लगा रहा था। हूर को अपनी तरफ बढ़ता देखकर अरहाम ने इसे घूर कर देखा। वो अरहाम की नजरों से घबराते पीछे को होती दीवार के साथ जा लगी। अब वो दीवार में समाये भीगी आंखों से अरहाम को देख रही थी, जिसके चेहरे के स्पॉट नाफहम तासरात इसका दिल बंद कर रहे थे। पीछे दीवार का सहारा था, वरना शायद वो कब का जमीन बोस हो जाती। अरहाम की खामोशी पर हूर का दिल अब बंद होने लगा था। मम मेरा यकीन करें अरहाम, मैं सच कह रही हूँ। पापा झूठ कह रहा था, इल्जाम लगा रहा था मुझ पर। आपको इस पर नहीं, अपनी बीवी पर यकीन करना चाहिए। हूर की मासूमियत से कई बात पर वो कमरे में चक्कर लगाता एक पल को ठहर सा गया था। इसकी बात सुनते वो इसे देखने लगा, जो दीवार में समाये थर थर कांप रही थी। हूर ने गहरे सांस लेकर अरहाम के तासरात को समझने की कोशिश की। शायद इसने इसकी बात पर यकीन कर लिया हो, मगर वो अभी भी अपनी सुरख आंखों से इसे घूर रहा था। अब यकीन करते हैं ना मुझ पर? हूर ने रोते रोते मासूमियत से बड़ा सवाल किया। अरहाम ने ना चाहते हुए भी अपने गुस्से पर काबू पाया। ये वक्त बहुत नाजुक था। इस टाइम वो इस पर जरा सा भी गुस्सा और नहीं कर सकता था। इसे कुछ कहता तो यकीनन वो अपने होश खोने में पल न लगाती। इसका कांपता बदन और खौफ से लट्ठे की मानद सफेद पड़ता चेहरा इसके अंदरूनी और बैरूनी हालत सब अयां कर रहा था। वो अब मुश्किल ही अपने कदमों के सहारे खड़ी है। ये तो जानता था वो झूठ बोल रही है। अमीना खानम किसी भी सूरत इसे मर्दाना खाने नहीं बेच सकती थी, वो भी इस वक्त जब मर्दान खाना मर्दों से बड़ा पड़ा था। और वो आते साथ ही सबसे पहले अमीना खानम से ही तो मिलकर आया था। हूर दीवार में समाये बुरी तरह कपकपाते अपनी एक मुट्ठी को सख्ती से दबोचे हुए थी। अरहाम की ज़ेरक नजरों ने देख लिया था वो कुछ पाने की कोशिश कर रही है। अरहाम ने इस तरफ बढ़ते इसकी कलाई पकड़े इसकी बंद मुट्ठी नरमी से खोली। मुजामत करने की इसमें सख्त ना थी। इसने आराम से वो मुट्ठी खोल दी थी। 5,000 के 2 नोट इसकी हथेली में मुड़ी तरी हालत में पड़े थे। वो ये मुझे बाहर जमीन से मिले थे, हूर ने फक्र रंगत के साथ बताया। इसे एक पल नहीं लगा था समझने में वो यहाँ से भागने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करना चाहती थी। यकीनन ये पैसे इसने इसी वायलेट से निकाले थे। वो यहाँ से भागने का बहुत पहले से प्लान बना रही थी। आराम का चेहरा गुस्सा इश्तियाल से मजीद सुर्ख हुआ। ये तो जानता था वो किसी भी कीमत यहाँ से भाग नहीं सकती थी, मगर इस तरह इसे इतना बना वरना मर्दान खाने में आए हुए मेहमान देख लेते या फिर किसी को भी जरा से भी भंग पड़ जाती तो इसके नताज बहुत संगीन होने थे। आपको मेरी बात का यकीन आ रहा है? हूर ने आराम को खामोश देखकर बढ़ाई आवाज में पूछा। आराम ने अपने गुस्से पर काबू पाया, इस पर निगाह डाली। लड़सता बदन, फक रंगत, आंखों में ठहरा पानी, माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे। इतनी शदीद सर्दी में इसके माथे पर पसीने के कतरे देखकर आराम को इस पर तरस आया था। वो इस वक्त काबिले रहम लग रही थी, मगर अपनी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद थी। वो इस पर तरस किसी सूरत नहीं खा सकता था। वो बेख्तियारी में इसके और करीब हुआ। आराम ने नरमी से अपनी उंगलियों के पोरों से इसकी पेशानी से पसीने के कतरे चुने। हूर ने आराम के करीब आने पर डरते हुए अपनी आंखें मींची। आराम के नरम लफ्ज पर बेयकीन होकर आंखें खोली तो इसकी आंखों में नरमी देखकर वो मजीद बेचैन हुई थी। बर्क झूठ बोल रहा था। हूर ने एक बार फिर अरहाम को यकीन दिलाने की कोशिश की। मुकाबल की नरमी भी किसी सख्ती से कम ना थी। क्या पता कब वो अपनी दरिंदगी पर उतर आए। वो अभी तक इससे खौफ खाए बैठी थी। अरहाम की नजर इसके चेहरे से होते अब इसके सरापे में उलझ गई थी। इसके कंदन नशीम वो फराज मैक्सी की फिटिंग में बहुत जाजब नजर लग रहे थे। मैरून दुपट्टे के हाले में वो दमक रही थी। आंखों पर गोल्डन गरी मेकअप,
मेरून लिपस्टिक से सजे कपकपाते लब और माथे पट्टी लगाए वो नजर लग जाने तक हसीन लग रही थी। ऊपर से इसका डरा सहमा रूप पानी में जैसे आग लगा रहा था। वो भड़कता शोला लग रही थी। अरहाम बेख्तियारी में इसके और करीब हुआ और इसकी माथा पट्टी को छुआ, जो अरहाम को बुरी तरह अट्रैक्ट की थी। वो इसके इतना करीब था कि अरहाम की धड़कने तक हूर को सुनाई देने लगी थी। हूर इसके करीब आने पर अपनी सांसें रोक गई। इसकी मध्यम होती धड़कनें और इसकी रुकी सांसें महसूस करते अरहाम ने इसके गाल पर बहुत नरमी से अपना हाथ जमाया। कुछ कह नहीं रहा मैं तुम्हें, सांस लो। आराम ने नरमी से इसके गाल पर हाथ के पुश्त फेरी। हूर ने गहरे सांस लेते अपना सांस बहाल करने की कोशिश की। अरहाम ने नरमी से इसे अपने सीने से लगाया। आप यकीन करते हैं ना मुझ पर, मैं भाग नहीं रही थी। हूर ने अरहाम की शर्ट मुट्ठी में दबोचते बहते आंसुओं के साथ इसके सीने के साथ लगे कपकपाते हुए पूछा। हाँ मैं यकीन करता हूँ तुम पर, तुम भाग नहीं रही थी। अरहाम ने नरमी से कहते इसकी पुश्त पर अपना हाथ चलाया। बबर्क झूठ बोल रहा था। हूर ने अब हिचकी लेते एक और झूठ बोला। हाँ मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रहा था। इसके झूठ का साथ देते अरहाम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ी। ये पैसे भी मुझे बाहर जमीन से मिले थे, मैं आपको देने ही लगी थी। हूड अभी भी इसके सीने के साथ लगी मुसलसल झूठ बोल रही थी। हाँ मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझे ही देने लगी थी। अरहाम ने अब की बार इसके गिर्द अपने बाजुओं का घेरा मजबूत करते कहा। पता नहीं इसे खुद में बेचे खुद को सुकून पहुंचाया था मगर या फिर इसके डर दूर करना चाहता था। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मुझे झूठ से हमेशा से नफरत थी। पापा कहते थे कि सिर्फ अपनी जान बचाते वक्त आप झूठ बोल सकते हैं, वरना छोटी छोटी बातों पर कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब वो सच बोल रही थी। आराम जानता था आज भी तो इसके डर से झूठ बोल रही थी, यानी इसे अपनी जान का भी इससे खतरा था। इसे लगता था वो इसे जान से भी मार सकता है। आराम को ये बात बहुत चुभी। वो अपने जबड़े बुरी तरह बेच गया। अरहाम ने बहुत नरमी से इसे अपने सीने से अलग किया। फिलहाल वो इसका कांच सी गुड़िया पर सख्ती नहीं करना चाहता था, जो पहले इससे डरी बैठी थी, लेकिन इसका अमल किसी तौर पर माफ करने के काबिल ना था। अब ये आंसू बहाने बंद करो, मुझे अब तुम्हारी आंखों में आंसू नजर ना आए। इसके आर्ज पर बहते आंसू नरमी से अपनी उंगलियों से साफ करते सख्ती से तंबिया की। अब मोड़े के पास जाओ, इनसे पूछो कोई काम तो नहीं है। अच्छे से तमाम मेहमानों से मिलो। बड़ी बहू के जो फ्राइज है वो निभाओ। मुझे तुम्हारी कोई शायद शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ओके, नरमी से इसकी ठोड़ी पकड़ते कहा। कब कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ऊन ने जल्दी से कहा। गुड। ये आंसू भी मेहमानों के सामने नहीं बहने चाहिए। नहीं बहेंगे। आराम की बात मुकम्मल होने से पहले जवाब आया था। आराम के लब्बों पर मोहब्बत सी मुस्कुराहट बिखरी। वो मासूम थी या ज्यादा खूबसूरत, वो अभी तक इसकी बात का अंदाजा नहीं लगा पाया था। या वो जरूरत से ज्यादा होशियार थी। अरहाम इसके खूबसूरत चेहरे को देखते गहरी सांस बढ़कर रह गया था। अरहाम इसे गहरी नजरों से देखते इसकी शाल की तरफ बढ़ा, जो काफी फासले पर जमीन पर पड़ी थी। इसे उठाया इसने नरमी से इसकी गर्द ओढ़ी। सर्दी बहुत है, इसे ओढ़ कर रखो। तुम्हें कितना भी जरूरी कोई काम क्यों ना हो, यहाँ तक कि तुम मर भी रही हो, आइंदा तुम मर्दाना खाने का किसी भी हाल में रुख नहीं करोगी। अराम के दृष्ट लहजे में की हुई तंबिया पर हूर की फिर से सांसें अटकी थी। अराम ने इसकी सांसें रुकती देखकर अपने चेहरे के तासरात बहुत हद तक नरम किए। जितना गुस्सा इश्तियाली से इस वक्त हूर पर महसूस हो रहा था वो वही जानता था। वो यहाँ से भाग रही थी। ये सोच ही इसके अंदर तंदो तेज बाम पर चिल्ला चुकी थी। इसकी इज्जत, इसकी बीवी, इसकी हवेली से भाग रही थी। इतनी आसानी से वो इसे छोड़ने का इरादा ना रखता था, मगर इस टाइम इसे कुछ कह कर वो अपना तमाशा नहीं बना सकता था। और का अब्रिश और जरान के निकाह में शामिल होना बहुत जरूरी था। बब्बर की निगाहें याद करके भी इसके खून में उबाल उठ रहे थे। वो इसके सामने बिना शाल के खड़ी थी। बब्बर इसके सामने अपनी नजरों पर काबू ना पा सका था। इसकी गैर मौजूदगी में इसने किन नजरों से हूर को देखा होगा, ये अंदाजा लगाना इसके लिए मुश्किल ना था। अब जाऊं यहाँ से, मैं तुमसे रात में बात करूंगा। तुम मर्दान खाने में क्या कर रही थी? आराम की बात पर हूर फिर से साख्त हुई थी। मैंने बताया तो है आपको, मुझे आंटी ने भेजा था। आपने कहा भी मुझे आप पर यकीन है। लहजे में फिर से कपकपाहट दुहराई। मैंने भी यही कहा है, मुझे तुम पर यकीन है, मगर मोड़े ने मुझे बुलाने के लिए तुम्हें ही क्यों भेजा? सारी मुलाजमें कहाँ थी जो इन्होंने तुम्हें भेज दिया? आराम के खुश्क लहजे में किए गए सवाल पर इसका खून खुशक पड़ा था। अब जाओ, रात बात होगी, मगर अभी के लिए मुझे कोई शिकायत ना मिले। आराम ने दो टोक अंदाज इख्तियार करते इसे हुक्म दिया। हूर मड़े कदमों से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसके कदमों की लड़खड़ाहट को देखते अरहाम के गुस्से में इजाफा हुआ। वो यहाँ से भाग रही थी, ये कोई झूठ बात नहीं थी जो वो आसानी से इग्नोर कर देता। ये कोई छोटी बात नहीं थी जो वो इस आसानी से इग्नोर कर देता। अरहाम अपनी शाल कंधों पर जकड़ते के कमरे से निकल गया था। बबर्क अपनी जीप पर बैठा हवेली से निकल आया था। इसे कोई शौक नहीं था कजरान खान जद्दा के निकाह में शिरकत करने का। वो हवेली के गेट से बाहर आया तो अहल को दरिया की तरफ जाते देखकर चौंका था। ये कमबख्त इधर क्या कर रहा है? बबर्क अहल को देखते बोला। आपको नहीं पता छोटे खान,
इसका सईद खान की बहन जरताज के साथ टांका चल रहा है। बब्बर के साथ बैठा इसके खास आदमी पेरोज खान ने जवाब दिया, क्या कह रहा है तो? ये हमारा गांव की लड़की पर नजर रखेगा, इसकी जान ना निकाल देगा हम। बब्बर एक ही झटके में अपनी जीप रोक चुका था और वो सईद खान इतना बगैरत हो चुका था जो इसे कुछ खबर नहीं। बब्बर ने गुस्से से कहते अपनी कमीज के तराब में पहनी बेल्ट से अपनी बंदूक निकालकर चैम्बर चढ़ाया। इसे कुछ खबर नहीं है, वो बेचारा क्या कहेगा। पेरोज की बात पर बब्बर ने गुस्से से इसे घूरा। सईद खान बेचारा नहीं, बेगैरत है जो अपनी बहन को नहीं संभाल सकता, मगर हम बगैरत नहीं है जो इस शहरी की हरकतें बर्दाश्त करेगा। आज सईद खान की बहन जरताज और ये अहल पाशा दोनों हमारी बंदूक की गोली से मरेगा। बब्बर की जीप से उतरता अहल की तरफ बढ़ा। पेरोज भी बब्बर की तकलीद मतलब उसकी बादशाहत में इसके पीछे गया था। बब्बर ने दरिया की तरफ आसमान की तरफ फायर किया। अहल ने बुरी तरह बदहोश होते पीछे मुड़कर देखा तो बब्बर इसे बंदूक हाथ में पकड़े घूर रहा था। अहल अपनी जैकेट की जेबों में हाथ डालते बब्बर की तरफ बढ़ा। तुम्हें मसला क्या है मेरे साथ? मेरे पीछे क्यों लगे रहते हो हर टाइम? बुजदिलों की तरह बंदूक की गोली से डर कर क्या साबित करना चाहते हो? अहल ने बब्बर के करीब आते खश्मगीन निगाहों से घूरा। ये बब्बर के साथ इसकी दूसरी झड़प थी। एक हवेली के मर्दान खाना में हो चुकी थी जिसमें बब्बर ने इसे हवेली से दफा होने को कहा था। तुमसे मसला ये है कि तुम इस जरान खानजादा का साला है। अपनी बहन का निकाह करवाओ और यहाँ से अपना मनहूस चेहरा लेकर दफा हो जाओ। शर्म आना चाहिए तुमको, अपनी बहन के ससुराल में डेरा डालकर बैठा है। तुम शहरी लोग बहुत ही बगैरत होता है। बबर्क ने मुस्कुराते हुए अहल की आंखों में देखते कहा, ये मेरी बहन का ससुराल नहीं, मेरे नाने की भी हवेली है। अहल सुरख चेहरे के साथ बोला, बकवास बंद करो, अपनी और अपना शक्ल आज रात के लिए दफा हो जाओ। हम तुम्हें जरताज के गिर्द भी ना देखे, वरना तुम अपने पैरों पर चल के जाने के काबिल नहीं रहेगा। बबर्क ने ऊंची आवाज में इसे वार्न किया, तुम होते कौन हो मुझे जरताज से दूर रहने को कहने वाले? शक्ल तुम अपनी गुम करो, मैं भी आइंदा तुम्हारी गंदी जुबान से जरताज का नाम ना सुनूं। अहल बबर की जुबान से जरताज का नाम सुनते भी वो भड़क गया था। अहल के भड़कने पर बबर का कफा गूंजा था, जिसमें पेरोज ने भी इसका साथ दिया था। ये जो इश्क का भूत तुम पर सवार है, इसका भूत हम मिनटों में उतार सकता है, बस ये गोली चलने का देर है। बबर ने अहल के सीने पर बंदूक तानी। इस लम्हे पेरोज का फोन बजा था। पेरोज ने नंबर देकर जल्दी से फोन उठाया। जी खान साहब, जी मैं देता हूँ। पेरोज ने जल्दी से फोन बबर की तरफ बढ़ाया। किसका है फोन? बबर ने एल को घूरते पेरोज से कहा, जरान खान साहब का। पेरोज के बताने पर बबर ने इस्तजाया मुस्कुराते हुए इससे फोन छीन कर कान से लगाया। बोलो। बबर ने फोन कान से लगाए कहा, अपनी बंदूक एक सेकंड में नीचे कर लो वरना तुम लम्हों में जमीन पर ढेर हो जाओगे। मेरे आदमी इस वक्त तुम पर बंदूक ताने हुए हैं। यकीन नहीं आ रहा तो गर्दन घुमा कर देख लो। जरान की बात सुनते बबर ने अपनी गर्दन घुमाई। दूर खड़े जरान के खान के गार्ड को देखते इसने जल्दी से अपनी बंदूक नीचे की। यार क्या कमाल का नावल है यार, इस बात पे तो लाइक बनता है। मैं तो मजाक कर रहा था लाला, तुम्हारा साला को जरा तफरी करवा रहा था, इसे समझा रहा था शहर और इधर की रवायत में क्या फर्क है। तुम तो हम पर ऐसे नजर रखते हो जैसे तो हमें पता नहीं कितने कत्ल कर चुका है। हम क्यों मारेगा अपने साले के साले को? बबड़क ने मुस्कुराते हुए दांत पीसते लफ्ज से साले पर जोर दिया। तुम कत्ल नहीं करोगे, अनकरीब कत्ल हो जाओगे मेरे हाथों से। 2 मिनट से पहले यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम्हारा मनूस वजूद इस बहते दरिया की नजर हो जाएगा। यार कितना वैसे बगैरत इंसान था बबड़क, इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी पंगे लेता रहता था। जरान अपनी बात मुकम्मल करते फोन बंद कर चुका था। बबर्क ने गुस्से अपनी बंदूक अपनी बेल्ट में लटकाई। तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी और जरताज की कब्र मैं इस गांव में बनवाऊंगा। बबर्क पेड़ोज को इशारा करते अपनी जीप की तरफ बढ़ा। अहल अपनी जैकेट में हाथ डालते अपने लब बेच कर रह गया था। मेरे खुद नहीं लब रह रहे यार हंसने से। वो पत्थर पर बैठकर जरताज का इंतजार करने लगा जिसे मिलने के लिए इसने इधर बुलाया था। नाइस यार। तो आगे स्टार्ट करते हैं हम अपनी एपिसोड नंबर 27। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया तो गलत बात है ना यार, हम बहुत जल्द 1000 सब्सक्राइबर हमारा होने वाला है। जिसने नहीं किया जाके कर दो ना जल्दी से। स्टार्ट करते हैं। अब्रिश अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। अभी निकाह होने में काफी टाइम था। वो काफी देर पहले अपना मेकअप करवा चुकी थी। जो मेकअप आर्टिस्ट अपॉइंटमेंट की गई थी, इसे एक इमरजेंसी आ गई थी जिसके बायस इसे जल्दी निकलना था। अब्रिश ने इसकी रिक्वेस्ट पर जल्दी मेकअप करवा लिया था, मगर वो पछता रही थी कि इतनी जल्दी मेकअप क्यों करवाया। इतना भारी ड्रेस, भारी ज्वेलरी, अब वो कमरे में बैठी बैठी थकने लगी थी। जरा ठीक कह रहा था कि मैं खुद ही मेकअप कर लेती, एक लिपस्टिक भी लगा लेती तो मैं अच्छी ही लगती। वो अपना दुपट्टा बेड पर फेंकती ड्रेसिंग मिरर की तरफ बड़ी बुरी तरह झंझलाई। इंतजार तवील हो रहा था। जरान खानजादा की बातें याद करके दिल में एक अजीब लहर धड़क रही थी। इसकी गुर्बत का सोचकर अभी से इसकी हथेलियां भीगने लगी थी। दिल कानों में बजने लगा था।
अब्रिश बेड की तरफ बढ़ते अपना दुपट्टा उठाने ही लगी थी कि कमरे में दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर अब्रिश के सर पर कमरे की छत गिरी थी जैसे। ज़हीम, इसके लब्बों ने बेयकीनी से हरकत की है। ये तो मुझे भी शौक कर गया कि ज़हीम इधर कैसे। वो अपना दुपट्टा बेड पर ही छोड़कर गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे मेरे कमरे में आने की? अब्रिश ज़हीम के मुकाबले आते गुस्से से चीखे। अब्रिश, तुम मुझसे इतनी बदगुमान हो जाओगी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अब्रिश को दुल्हन के लिबास में देखकर ज़हीम के अंदर जलन की लहरें उठी थी। इसका दो आतिशा रूप इसके अंदर हसद के शोले भर चुका था। अपनी बकवास बंद करो ज़हीम, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। अब्रिश ज़हीम की डटाई को देखते नागवाड़ी से बोली, जो बिना इजाजत ही इसके कमरे में घुस आया था। अब्रिश, कैसे बातें कर रही हो तुम? हम दोस्त हैं, दोस्ती के नाते मैं तुम्हारी इस रवैये में पूछने का हक नहीं रखता क्या? तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? तुम यहाँ कैसे आए? मेरे कमरे में तुम्हें आने किसने दिया? अब्रिश ने सीने पर हाथ बांध काटदार लहजे में पूछा। ज़हीम के सवालात इसने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिए थे। ज़हीम अब्रिश के एटीट्यूड पर अपनी मुट्ठी पेच गया था। इसे दुल्हन के लिबास में देखकर वो अपनी सुध बुध खो रहा था, मगर अभी इसे खुद पर जब्त करना था, जो इसके लिए बहुत मुश्किल था। अब्रिश, फुप्पो से मिलकर ही तुम्हारे कमरे में आया हूँ, इन्होंने ही मुझे तुम्हारे कमरे का बताया है। ज़हीम ने खुद पर काबू पाते काफी तहम्मुल से कहा। वो अपनी जब्त खोकर अब्रिश को मजीद खुद से बदगुमान नहीं कर सकता था। अब्रिश को कैसे डील करना है वो जानता था। तुम यहाँ क्यों आए हो? किस हैसियत से इस हवेली आए हो? मैंने या जरान ने तुम्हें इनवाइट की नहीं किया? अब्रिश ने ज़हीम को खामोश खड़ा देखकर अपने लफ्जों पर जोर देते हुए पूछा। लहजे में पहले से ज्यादा जाहिर थी। वो ज़हीम को देखकर इतने गुस्से में आ गई थी कि अपना दुपट्टा तक लेना भूल चुकी थी। वो ब्लाउज और लहंगा पहने अपने क़यामत ख़ेज़ रूप के लिए ज़हीम के सामने खड़ी थी। ज़हीम की नजरें अब इसके क़यामत ख़ेज़ सरापे पर टिक गई थी। इतनी हसीन लड़की को सिर्फ इसका होना चाहिए था। वो अपनी गर्दन को पीछे से रब करते इसके बदन पर नजरें गाड़े सोच रहा था। पुप्पो ने इनवाइट किया था हम सबको। तुम भूल सकती हो हमें, मुझे, अबू बकर, मगर हम लोग तुम्हें नहीं भूल सकते। ज़हीम की आंखें यकदम भीगी थी। अपनी नजरों पर काबू पाते इसने अपने लहजे में आंसुओं की अमीज शामिल की थी। ताया अब्बू भी आए हैं। अब्रिश ने ज़हीम की भीगी आंखों को देखते हैरानगी से पूछा। अब्बासी साहब के साथ वो काफी अटैच थी। ज़हीम अब अब्रिश की दुखती रग पर हाथ रखने लगा था। काश आ सकते, मगर इन्हें हार्ट अटैक आया। वो हॉस्पिटल में है। ज़हीम की बात पर वो बेख्तियार इसके करीब हुई। कैसे हुआ ये सब? क्या कह रहे हो तुम? ताया अब्बू ठीक तो है ना? अब्रिश के लहजे में शदीद परेशानी झलकती थी, जिसे महसूस करता ज़हीम तंजिया मुस्कुरा गया था। इन्हें हार्ट अटैक कैसे आया, ये तुम जरान खान ज़्यादा से पूछो। ज़हीम ने तंजिया कहते अब्रिश को कटीली नजरों से देखा। क्या किया है जरान ने? अब्रिश ने सरसराते लब्बों से ठहरे लहजे में पूछा। जरान के गुस्से से वाकिफ थी ये भी कि पार्टी में ज़हीम की हुई हरकत पर वो किसी सूरत माफी के काबिल नहीं गिना जाता था। इसने साफ लफ्जों में इसे बावड़ करवाया था। वो ज़हीम को इसकी सख्त सजा देगा। अब्रिश का दिल हथेली पर धड़कने लगा था। यकीनन जरान ने कुछ बहुत गलत किया होगा। वो धड़कते दिल के साथ ज़हीम को देख रही थी कि जिसकी आंखें नमी लिए हुए थी, चेहरे पर बेइंतहा कड़ब था। जरान ने हमारी कंपनी के तमाम प्रोजेक्ट छीन लिए हैं। मार्केट में हमारे शेयर बहुत गिर चुके हैं। इस बात को पापा ने दिल पर ले लिया है। इन्हें हार्ट अटैक आया है। ज़हीम की बातों पर अब्रिश ने परेशानी से अपना माथा मसला। जरान ये सब कुछ कैसे कर सकता है? इसे अंदाजा नहीं था, बल्कि इसे बहुत तकलीफ पहुंची थी जरान के इस एक्ट पर। इसे जरान का ये अमल बहुत छोटा और वस्ती लगा था। वो कंपनी सिर्फ ज़हीम की ही नहीं बल्कि अब्बासी साहब की भी थी। फिर वो भी तो मुंसलिक थी इस कंपनी से। क्या हुआ? चुप क्यों लग गई तुम्हें? अपने होने वाले शोहर की घटिया हरकतों ने लगता तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ा, या फिर तुम भी इसके कारनामों में मुलविस हो? ज़हीम इस्तज़ाइया हंसा था। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो जरा, मिस्टर ज़हीम अब्बासी। जरान का एक्ट अगर घटिया है तो तुम्हारा एक्ट घटिया तरीन था। अब्रिश ने एक एक लफ्ज चुपाया था। किस एक्ट की बात कर रही हो तुम? क्या किया है मैंने? वजाहत डालोगी तुम कुछ? ज़हीम ने अनजान बनते पूछा। ज़हीम, तुम इतने अनजान क्यों बन रहे हो? या फिर तुम्हारे लिए यह आम बात है किसी भी लड़की की ड्रिंक में नशा और गोलियां मिलाना? क्या मकसद था ज़हीम तुम्हारा? क्या करना चाहते थे तुम? क्यों मिलाई तुमने मेरी ड्रिंक में गोलियां? अब्रिश ने स्पॉट लहजे में इसकी आंखों में देखते सवाल किया। तुम मुझे ऐसे समझती हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझती थी। मैंने जरान को भी झुठलाया था, मगर कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा यह हरकत? तुमने ही ये ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे। ड्रिंक्स आने से पहले तुम ही ड्रिंक्स काउंटर पर खड़े थे। अब्रिश ने इसे शोलाबर निगाहों से घूरते हुए कहा। ज़हीम की मासूमियत पर इसका पारा हाई हुआ था। अब्रिश, जरान के हाथों से थप्पड़ खाने का मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना तुम्हारी बातों से हुआ है। अगर तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की बजाय एक बार मुझसे बात कर लेते तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता, मगर तुमने तो जरान की बातों में आकर मुझसे हर राब्ता मुंतकी कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। वो जूस का गिलास इस मारिया के लिए था,
शहरियार ने अपनी गर्लफ्रेंड के गिलास में वो गोलियां मिलाई थी। वो इसकी बेहोशी का फायदा उठाकर इसका फायदा उठाना चाहता था, मगर गलती से तुमने वो जूस का गिलास पी लिया। ये बात मुझे खुद शहरियार ने बताई है। ये सब सुनकर मैंने इससे हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर लिया। मैं ऐसे इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता जो औरतों की इज्जत ना करता हो। वो ड्रिंक का गिलास तुम्हारे लिए ना सही मगर मारिया के लिए तो था। लेकिन जरान ने बिना किसी तहकीक के मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे पार्टी में सबके सामने थप्पड़ मारकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। मैं बिल्कुल अनजान था। तुम एक पल के लिए सोचो, वो जूस पीकर तुमने एक लड़की की इज्जत बचा ली। सोचो अगर वो जूस मारिया पी लेते तो इसके पास क्या बचता। जो होता है अच्छे के लिए होता है, मगर ये मारिया के लिए शायद अच्छा हो गया, इस जरान के लिए भी अच्छा हो गया, मगर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरी दोस्त मुझसे रूठ गई, मेरी मोहब्बत मुझसे रूठ गई, मुझसे मेरा बिजनेस छीन लिया। क्या गलती थी मेरी अब्रिश, क्या कसूर था मेरा, और मेरी फैमिली का क्या कसूर था जिन्हें इन सब की ये सजा मिली। ज़हीम ने अपनी सुर्ख भीगी आंखों में मसली थी। अब्रिश ज़हीम के बातों को सुनते शाक के आलम में खड़ी थी। अब्रिश को गूंग देखकर ज़हीम की भीगी सुर्ख आंखों में इस्तजाइया पंच झलका था। वो जरान को किसी कीमत भी खुद से जीतने नहीं दे सकता था। अब्रिश के निकाह का सुनकर इसे अपना आप पतंगे की तरह हवा में बिखरता महसूस हुआ। वो इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। यहाँ तक कि इसके साथ वो अब्रिश की जिद के साथ भी खेल सकता था। इसे अब्रिश हर हाल में अपने पास चाहिए थी। जरान खानजादा ने इसे थप्पड़ मारकर अब्रिश को इसकी मोहब्बत के साथ जिद बीत बना दिया था। जरान ने इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिए, मार्केट में इसके साथ गिरा दी, मतलब उसकी वैल्यू गिरा दी, जिसकी वजह से इबासी साहब को हार्ट अटैक आ गया था। ये सब सिर्फ जरान खानजादा की वजह से हुआ था। अब सिर्फ इसे कुछ भी करके अब्रिश को हासिल करना था। बाहर इसके दोस्त गाड़ी में इसके इंतजार में खड़े थे। एक दफा अब्रिश इसकी बातों में आकर हवेली से बाहर कदम निकाल लेती। वो इसे बेहोश करके इसकी इज्जत का दागदार करना चाहता था। यार कितना गलत लड़का है, हर मर्तबा एक नई चाल खेलता है। वो अंजाम की परवाह किए बगैर यहाँ चला आया था। इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मकसद सिर्फ अब्रिश और जरान को जुदा करना था, इसलिए शायद इसकी जान भी चली जाती तो इसे परवाह नहीं थी। इस वक्त सिर्फ जरान को मुंह के बल गिराना ही इसका मकसद था। वो सही और गलत की हर तमीज भूल चुका था। ज़हीम, मुझे अंदाजा नहीं था, ये हकीकत है। आई एम सॉरी। अब्रिश झुकी नजरों से शर्मिंदगी से बोली। अब्रिश, तुमने अब्बू की मोहब्बत का ये सिला दिया। अब्बू ने इस वक्त तुम लोगों को सपोर्ट किया जब कोई भी तुम लोगों को पूछता नहीं था। कहाँ थे ये हवेली वाले, कहाँ थे ये जरान खानजादा। सिर्फ अब्बू ही थे जो दादा अब्बू की मुखालफत के बावजूद तुम लोगों के साथ खड़े रहे। जितना भी होता वो तुम लोगों की मदद करते। हमारे पास जरान खानजादा जितनी जायदाद नहीं है, ना ही जरान खानजादा जैसा स्टेटस है, मगर एक इज्जत है जो जरान खानजादा ने हमसे छीन ली। गिनी चुनी जायदाद है अब्बू की, मगर अब्बू ने फिर भी पूरी ईमानदारी से वो जायदाद तुम लोगों के हवाले की। दादा अब्बू की वसीयत थी कि तुम लोगों को 1 टका ना दिया जाए, मगर अब्बू ने किसी की एक ना सुनी। मगर क्या हुआ, अब्बू की इज्जत को तुमने और जरान ने 1 टके का ना रहने दिया। वो एहसान जितलाने के साथ साथ इसे इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा था। अब्रिश की शर्मिंदगी से झुकी नजरें इसे बावर करवा रही थी कि तीर निशाने पर लगाया। आई एम सॉरी ज़हीम, मुझे अंदाजा नहीं था जरान ये सब करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब्रिश ने भीगे लहजे में कहते अपनी नजरें झुका ली थी। अब्बासी साहब का सोचकर ही इसका दिल बढ़ रहा था। इसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। हवेली आने से पहले इसे एक मरतबा ज़हीम से मुलाकात कर लेनी चाहिए थी। अब्रिश प्लीज मुझे गलत मत समझना। छोड़ दो इस जरान खानजादा को, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। वो एक मगरूर इंसान है जिसे अपनी ताकत और ऊंचे रुतबे पर गुरूर है। ये खान लोगों की औरतों की इज्जत करना नहीं जानते। जो इंसान बिना तहकीक के मुझ पर उंगली उठा सकता है वो कल को तुम पर भी उंगली उठा सकता है। ज़हीम ने ब्रिश की झुकी नजरों और इन नजरों में आंसू देखकर इसकी तरफ बढ़ते इसके हाथ थामे। ज़हीम, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, मगर मैं जरान से मोहब्बत करती हूँ। इसने जो कुछ किया वो मेरी मोहब्बत में किया। इसे गलतफहमी हो गई थी। मैं इससे बात करूंगी, वो उसे अब ठीक कर देगा। मैं तैयब से माफी मांग लूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ अपना कजन समझती हूँ, तुम कभी मेरे दोस्त भी नहीं रहे। अपरिश ने गुस्से से अपने हाथ छुड़वाए थे। वो सिर्फ अपना कजन समझती थी। वो बहुत गिल्टी होने के बावजूद इसके इस तरह की बातें नहीं सुन सकती थी। अपरिश की बात पर ज़हीम पागल हुआ था। अपरिश, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। वो जरान खानजादा कभी तुमसे मेरी जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता। प्लीज मेरे पास चली आओ, वो कभी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। ज़हीम ने आगे बढ़ते अब्रिश का हाथ सख्ती से थामा। अब्रिश हैरत से ज़हीम की आंखों में उतरा जुनून देख रही थी। वो पागलों की तरह इसके आगे गड़गड़ा रहा था। वो इसकी जिद को इसका जुनून समझ रही थी, मगर वो सिर्फ अब इसकी जिद थी जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार था। ज़हीम ने अब इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़े थे। इससे पहले वो कुछ कहती कमरे का दरवाजा धार से खुला।
अबरीश ने फक रंगत के साथ देखा कि जरान खानजादा सुरख आंखें लिए अबरीश को ही देख रहा था। अबरीश ने शर्मिंदगी के आलम में जल्दी से अपने हाथ ज़ईम के हाथ से छुड़वाए थे। जरान खानजादा के बदन में शरारे से फूटे थे। तंदो तेज बाम पर चलते दहकता अलाव इख्तियार कर चुके थे। वो बगैर दुपट्टे के अपना शोला ज्वाला रूप लिए ज़ईम के बहुत करीब खड़ी थी। ज़ईम इसके हाथ पकड़े हुए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। जरान खानजादा लम्हों के हजारवें हिस्से से पहले ज़ईम तक पहुंचा। ज़ईम को कॉलर से पकड़ते पूरी कुव्वत से इसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। वो जमीन पर मुंह के बल गिरा। अबरिश तो सफेद रंगत के साथ जरान खानजादा को देख रही थी, जिसने इस पर एक नजर डालने के बाद दूसरी नजर नहीं डाली थी। मगर इसका सुर्ख तना हुआ चेहरा और इसकी गर्दन की नीली रगें देखकर अबरिश को अपनी धड़कनें सीने में ही खामोश होती महसूस हो रही थी। इसने कभी इससे पहले जरान खानजादा को इतना गुस्से में नहीं देखा था जितना वो आज देख रही थी। तब भी नहीं जब इसने बबर को मारा था। इसका चेहरा इससे पहले इतना सुर्ख इसने कभी नहीं देखा था। वो रुका नहीं था। इसने ज़ईम को गिरेबान से जिगरते इसके मुंह पर मुक्कों की बारिश कर दी थी। ज़ईम के मुंह से बलबल खून बहने लगा था। अब ट्रांस की कैफियत में एक तरह जमी जरान को जानवरों की तरह ज़ईम को मारता देख रही थी। ज़ईम जरान का मुकाबला नहीं कर सकता था। जरान का कसरती वर्जिशी बदन का मुकाबला करना इसके बस की बात ना थी और ना वो जरान की जनूनियत का मुकाबला कर सकता था। जरान के चंद ही मुक्कों से वो ढेर हो चुका था। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम एक वैशी इंसान हो, अब्रिश के लायक नहीं हो तुम। जरान के भारी बूट की चोट से वो अपने पहलू में महसूस करते वो दर्द से बलबलाते जमीन से उठते जरान के मुकाबले खड़ा हुआ। कौन काबिल है इसके, तुम? जरान ने गुस्से से चीखते अपने भारी हाथ का मुक्का बनाए ज़ईम के मुंह पर पूरी कुव्वत से मारा था। इसकी नाक से अब खून बहना शुरू हो चुका था। वो बुरी तरह चीखने लगा था। ज़ईम की आप पुकार पर वो होश की दुनिया में वापस आई थी। अब्रिश, वो जल्दी से जरान की तरफ बढ़ी। जरान छोड़े, इसे क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा। अब्रिश इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर इसकी सुरख कारदार नजरों से घबराते वो वहीं पर रुक गई थी। जरान ने कहरबान नजरों से अब्रिश पर नजर डाली, जो अभी भी बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। इसे अपनी होश तक ना थी। रुक जाओ वहीं पर। दो कदम भी तुमने और बढ़ाए तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगा। जरान दहाड़ा। अब्रिश इसकी दहाड़ से ज्यादा इसके लफ्जों से लर्जी थे। वो वहीं प्रिस्टल हुई थी। कदमों के साथ इसकी जुबान भी जकड़ी जा चुकी थी। मान गरूर सब कुछ टूटा था। इस आसना में जरान खाने में शोर संती अमीना खानम दुजनिया खानम जिले भागती हुई अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर वो हैरान रह गई थी कि अब्रिश सजी संवरी दुल्हन के लिबास में बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। ज़ईम जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा दर्द से बुरी तरह करा रहा था, मतलब चीख रहा था। जरान खानजादा गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ खड़ा अपनी घनी बियर्ड पर हाथ फेरते अब्रिश पर अपनी नजरें गाड़े हुआ था। क्या हुआ है जरान, ये सब क्या है? बाहर तक शोर आ रहा है। हमने मेहमानों को यही कहा कि ये शोर हवेली के बाहर से आ रहा है। गेट पर दिलदार खान का झगड़ा हो रहा है किसी के साथ। अमीना खानम ने आगे बढ़ते जरान के कंधे पर हाथ रखते पूछा। जिले ज़ईम को देखते अब्रिश को देख रही थी, जो बुत बनी खड़ी थी। रोजनिया खानम भी शाक के आलम में खड़ी थी। जरान बिना कोई जवाब दिए ज़ईम को कॉलर से घसीटता बाहर की तरफ बढ़ा। अब्रिश जरान के जाने के बाद अपना दुपट्टा बेड से उठाए खुद पर लिपटे जरान के पीछे भागी। अब्रिश कहाँ जा रहा है तुम? वो भी ऐसे हुलिये में। अमीना खानम ने अब्रिश को टोका था। अब्रिश ने दरवाजे के पास रुकते अमीना खानम को इस्तजाइया निगाहों से देखा। मुझे टोकने की बजाय आपको अपने बेटे को रोकना चाहिए था, जो हीमान बिना किसी बेगुनाह को मार रहा था। अब्रिश रुख पलटते गुस्से से बोली, ये किस लहजे में बात कर रहा है तुम? हमारा जरान कभी कुछ गलत नहीं करता। अगर इसने इसको हिवानों की तरह मारा है तो हमको यकीन है इसने एक हिवान को ही मारा होगा। अमीना खानम सुर्ख चेहरे के साथ बोली। अब्रिश तलखी से मुस्कुराती बिना कोई जवाब दिए बाहर की जानब बढ़ने लगी। अब की बार जिले ने अब्रिश को बाजू से पकड़कर रोका था। कहाँ जा रही हो अब्रिश? तुम दुल्हन हो जरान की, ऐसे बेपर्दा तुम बाहर जाओगी, सब क्या कहेंगे? जिले ने अब्रिश को नागवारी से टोका। भाड़ में जाए यहाँ के रस्म रिवाज और पर्दा जो किसी की जान से बढ़कर हो। अपने भतीजे के आगे आपको कुछ नजर नहीं आता। गलत को गलत कहना भी आप भूल चुकी हैं। ज़ईम से आपका खून का रिश्ता न सही मगर एहसानात का रिश्ता तो है। अब तो वो भी भूल गई, मगर मैं नहीं भूल सकती। अब्रिश एक एक लफ्ज छुपाती अपना बाजू जिले के हाथ से छड़वाती कमरे से निकल गई थी। जिले शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर रह गई थी। तोबा तोबा, गुल से भी दो हाथ आगे है ये लड़की तो। जरान बेचारे की तो किस्मत ही फूट गया। इसका तो कोई शर्म लिहाज नहीं है। जिले क्या तरबियत किया है तुमने अपनी बेटी का, जिसका किसी को कोई लिहाज नहीं है? रोजनिया खानम कानों को हाथ लगाए वहां से चली गई थी। जिले शर्मिंदगी से अमीना खानम की तरफ बढ़ी। वो जिले से कोई भी बात किए बगैर बाहर चली गई थी। जिले परेशानी के आलम में सर दोनों हाथों में थामते लड़ते हुए बेड पर बैठी। जरान ज़ईम को हवेली के पिछले हिस्से की तरफ लाया। हवेली के मेहमान खाने की तरफ पिछली तरफ एक दरवाजा खुलता था।
जरान मेहमानों के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था। ज़हीम को अब्रिश के हाथ पकड़े देखकर वो खुद पर काबू ना रख सका था, वरना वो कभी भी कमरे में तमाशा ना करता। बहुत गुस्से के बावजूद भी इसे अब्रिश की इज्जत का ख्याल था, जो अब इसकी ही इज्जत थी। इसकी तरफ उठने वाली उंगली सीधा इसकी तरफ ही उड़ती थी। ज़हीम और अब्रिश को साथ में ऐसे कोई और देख लेता तो आज सिर्फ अब्रिश ही नहीं बल्कि इस पर भी कोई कई सवाल उठते। जरान गमो गुस्से से पागल हो रहा था। ज़हीम अब्रिश का हाथ पकड़े इससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। वो बाहर आकर भी इस पर मुक्कों और लातों की बारिश कर रहा था। इसे अपने मसामों से धुआं निकलते महसूस हो रहा था। इसकी दुल्हन, इसकी होने वाली बीवी जो इसकी मोहब्बत पिया, इस पर ज़हीम अपनी गंदी नजरें रखे हुए था। पार्टी में इसकी ड्रिंक में नशा और गोलियां मिलाकर वो क्या करना चाहता था, वो ज़हीम की हवस परस्त नजरें इसे अच्छी तरह समझा चुकी थी। जरान का दिल कर रहा था अपनी बंदूक की तमाम गोलियां इसके सीने में उतार दे। जरान, छोड़ दे ज़हीम को प्लीज। अब्रिश की आवाज सुनते इसने बेयकीनी से पीछे मुड़कर देखा, जो दुपट्टा गले में डाले दुल्हन के लिबास में तेज तेज कदम उठाते इसकी तरफ बढ़ रही थी। छोड़ दे इसे जरान, मारना चाहते हैं क्या इसे? अब्रिश ने जरान के करीब आते इसे बाजू से पकड़ते रोते हुए कहा। जरा इंतशो इश्तियाल से जबड़े बेचे अब्रिश को देख रहा था, जो इसके करीब खड़ी ज़हीम के लिए रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। वो इसे आज के दिन औरतों से भी छुपा कर रखना चाहता था। वो ज़हीम के सामने बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। अब वो ऐसे ही हवेली के पिछले लॉन की तरफ चली आई थी, जहां जरान के कुछ पर्सनल गार्ड भी खड़े थे। वो ज़हीम को बचाने आई थी, जो इस दिन इसकी ड्रिंक में गोलियां मिलाकर इसे बेआबरू करना चाहता था, जो इससे इसकी इज्जत छीनना चाहता था। वो इसकी जान के लिए इसकी हर बात, हर ख्वाहिश पशो तो डालकर यूं बेपर्दा किसी भी परवाह किए बगैर बाहर चली आई थी। जरान के अंदर अब्रिश के लिए गुस्सा शिद्दत इख्तियार करते जा रहा था। जरान, प्लीज छोड़ दें इसे, इसका कोई कसूर नहीं। अब्रिश ने जरान की सर्द स्पॉट आंखों में देखते बढ़ाए लहजे में इल्तिजा की। दूर रहो तुम इस मामले से, अंदर जाओ तुम। जरान अब्रिश को देखते जबत की कैफियत में जबड़े बेचे बोला, अपनी शाल कंधों से उतारकर अब्रिश को ओढ़ी थी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप ज़हीम को छोड़ नहीं देते। अब्रिश ने जरान की शाल को सीने से जिकड़े ज़हीम को देखते कहा, जो जमीन पर जख्मी हालत में लेटा करा रहा था, मतलब चीख रहा था। जरान ने गुस्से से ज़हीम के पहलू में एक और टांग रसीद की तो इसकी चीखें आसमान को छूने लगी। अब्रिश इसे दर्द से कराता देखकर इसकी तरफ बढ़ी। जरान ने इसकी कलाई को जगड़े इसके सुर्ख आंखों से देखते आगे बढ़ने से रोका था। अब्रिश इसकी खून आशाम निगाहों को देखते वहीं पर मुंजमद हुई थी। खौफ से इसने जरान की गिरफ्त से अपनी कलाई भी नहीं छड़वाई थी। रमजान, जरान हलक के बल चीखा था। अब्रिश इसकी दाढ़ पर कांपते अपनी आंखें मैच गई। जी साहब, वो मुस्तदी से नजरें झुकाए आगे बढ़ा। इसको हवेली से बाहर उठाकर फेंक दो। दिलदार खान से बोलो कि अब यह हवेली के आसपास भी नजर आए तो इसे गोलियों से भून डाले। जरान सर्द स्पॉट अंदाज में हुक्म देते अब्रिश की कलाई जकड़े अंदर की जानिब बढ़ा। अब्रिश खामोशी से जरान के साथ चल पड़ी थी। इसमें अभी इतनी सख्त और हिम्मत ना थी जो इसका मुकाबला करती या इससे बहस करती। ज़हीम की जान बख्शी पर इसकी जान में जान आई थी। कमरे में दाखिल होते जरान ने अब्रिश को बेड पर पटका। अब्रिश बेड पर औंधे मुंह जा गिरी थी। बेड पे गिरते अब्रिश ने अपने आंसुओं पर बंद बांधने की कोशिश की, जो रुख पर टूट कर बरसने लगे थे। वो जानती थी जरान गुस्से का तेज है, मगर इतने गुस्से का तेज होगा इसे अंदाजा ना था। इसकी आंखों में खून उतरे देखकर अब्रिश की रगों में दौड़ने वाला खून भी साफ तो हो रहा था। क्यों आई थी तुम बाहर? अब्रिश, वो भी इस होलिये में? जरान चीखा था। अब्रिश ने सीधे होते जरान को आंसुओं की धुंधलाहट में देखा तो वो इस पर चला रहा था। इससे चंद दिनों में इसके कितने वादे किए थे, इससे कोई भी इस पर चलाएगा नहीं, इस पर हाथ नहीं उठाएगा। वो अपना एक वादा तोड़ चुका था। किस हक से वो इस हवेली आया था? हिम्मत कैसे हुई इसकी तुम्हारे कमरे में आने की? जरान ने अब्रिश की तरफ बढ़ते इसे बाजू से जकड़े बेड से खींचकर उतारते अपने मुकाबिल खड़ा किया। जरान की शाल इन दोनों के कदमों में जमीन बोस हुई थी। अब्रिश का दुपट्टा भी फिसलता हुआ इनके कदमों में पड़ा था। वो कुछ देर पहले इस होलिये में ज़हीम के सामने खड़ी थी। ये सोच आते ही जरान की दिमाग की रगें फट उठी थी। अब्रिश को एक झटके में छोड़ता दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मजीद यहाँ नहीं रुक सकता था, वरना इसके गुस्से के एताब का निशाना अब्रिश जरूर बनती, जिस पर इसे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। कहाँ जा रहे हैं? अपने सवालों का जवाब लिए बगैर। ये सवाल नहीं है, बेइतबारी है जो मुझे अपनी ही नजरों में गिरा रही है। अब्रिश जरान के मुकाबले आते हुए भीगे लहजे में बोली, तुम ज़हीम के साथ कमरे में मौजूद थी। वो तुमसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। तुम इसके हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। मुझे सवाल करने का हक भी नहीं है क्या? जरान ने शररबार निगाहों से सर्द लहजे में पूछा। सवाल करने का हक है, मगर शक करने का हक नहीं है। अब्रिश ने स्पॉट लहजे में कहते हिचकी ली। इसकी आंखों में पहली मर्तबा अपने लिए अजीब सी सर्द मेहरी देखी थी, जो अब्रिश से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दो फिर। मेरी हर बात को पस पुश्त डालकर तुम बाहर क्यों आई? क्या ताल्लुक है तुम्हारा ज़हीम से? जरान ने इसे कंधों से थामते अपने मुकाबिल करते सर्द लहजे में पूछा।
आपके जंगली और वहशीपन ने मुझे मजबूर किया कि मैं बाहर आऊं। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते देखते नम लहजे में चीख कर कहा। वो ज़ईम से इसके तल्लुक की बाबत पूछ रहा था। इस सवाल ने इसे आग लगाती थी। क्या जंगली वहशीपन दिखाया है? बता सकती हो मुझे? जरान ने अब्रिश को एक ही झटके से छोड़ते स्पॉट लहजे में पूछा। ज़ईम के साथ जो सलूक किया गया वो क्या था? वही सलूक था जो वो डिजर्व करता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में कदम रखने की? जरान ने गुस्से से बोलते हुए साइड टेबल पर पड़ा गुलदान उठाकर जमीन पर दे मारा था। अब खौफ से लरज कर रह गई थी। शिद्दत गम से इसका कारवां रवा तड़प रहा था। वो इससे आखिर सवाल जवाब कर ही क्यों रहा था? क्या इसे इस पर यकीन नहीं था? वो कैसे तुम्हारे कमरे में आ सकता है? तुमने इसे आने ही क्यों दिया कमरे में? जरान ने अब्रिश के करीब आते सर्द लहजे में फिर से सवाल दगा। जरान कारवां रवा भी से लग रहा था कि वो कैसे किसी को अपना हाथ भी पकड़ने दे सकती है। वो कैसे किसी के सामने ऐसे खड़े हो सकती है। सवाल दोनों के दिलो दिमाग में ही खलबली मचा रहे थे। बात एतबार की नहीं मान की थी जो दोनों का टूटा था। जरान वो खुद आया था। इसने कमरे में आने से पहले परमिशन ही नहीं ली। मैं इसे कैसे रोकती? अब्रिश ने रोते हुए कहा। वो मजीद इसके सवाल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओह, तुमने इसे इतनी इजाजत दे रखी है कि वो बिना परमिशन तुम्हारे कमरे में आ जाए? इतनी गहरी दोस्ती है, मुझे तो पता ही नहीं था। जरान इस्तजाइया हंसा। मतलब क्या है आपकी बात ना? जरान के लफ्जों से ज्यादा इसका लहजा चुभा था। मतलब ये है कि जब इतनी गहरी दोस्ती थी तो इस बेचारे को नाकामो मुराद क्यों लटाया? इसके बदन के जख्म तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, दिल के जख्मों पर भी मरहम रख देती। जरान ने कारदार लहजे में कहते इसे शर्रबार निगाहों से घूरा। जरान, आप ये क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं? अब्रिश चलाई। चलाओ मेरे सामने। इस रात वो तुम्हारी ड्रिंक में गोलियां मिलाकर तुम्हारे साथ क्या करना चाहता था तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर भी तुमने इसे अपने कमरे में आने दिया। वो तुम्हारे हाथ पकड़े तुमसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। तुमने इसे इतनी इजाजत कैसे दी कि वो तुम्हारा हाथ पकड़े? तुम बगैर दुपट्टे के इसके सामने कंफर्टेबल खड़ी थी। एक लड़की को अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है, मगर तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। जरान के लफ्ज इसे अपने रूप पर ताज़ियाने के तौर पर लगे। आप ये क्या कह रहे हैं? आप मेरे करैक्टर पर उंगली उठा रहे हैं? अब्रिश ने बेयकीनी से कहा। करैक्टर क्या है तुम्हारा? जरान चलाया। इसने कमरे में दाखिल होते ही ज़ईम को अब्रिश के बदन का मुआयना करते देख लिया था, मगर अफसोस वही ना पहचान सकी। यही बात इसे आग लगा रही थी। ज़ईम के साथ कमरे में देखकर आप मेरे किरदार पर उंगली उठा रहे हैं? अब्रिश ने रोते हुए बेयकीनी से कहा। तुम्हारे किरदार पर मैं उंगली नहीं उठा रहा, तुमने खुद मौका दिया। जो इंसान तुम्हारे थप्पड़ों का हकदार था, तुम इसके साथ कमरे में खड़ी इसका इजहार मोहब्बत सुन रही थी। मेरे अलावा कोई और कमरे में आ जाता तो तुम्हारा किरदार मशकूक ठहरता या नहीं? बोलो, जवाब दो। जरान ने गुस्से से बोलते अपने सवालों के जवाब चाहे कोई कुछ भी कहता, मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी आपकी बातों से हो रही है। अमरीश ने फिर ढाई लहजे में कहा। मुझे तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ पहुंची है इसे तुम्हारा हाथ पकड़े देखकर, तुम्हें इस होलिये में बगैर दुपट्टे के इसके सामने देखकर। जरान अमरीश के सजे संवरे रूप पर नजर डालते तपश ज्यादा लहजे में बोला। जरान, वो सब कुछ ज़ईम ने नहीं किया था। मेरी ड्रिंक में इसने गोलियां नहीं मिलाई थी। वो बेचारा बेकसूर है। अब्रिश जरान की बात काटते हुए बोली। अब्रिश की बात पर जरान ने गैजो गजब में इजाफा हुआ था। अब एक लफ्ज भी मत निकालना अपनी जुबान से इस इंसान के लिए, वरना मैं क्या कर डालूंगा मुझे खुद नहीं पता। जरान ने सर्द लहजे में अंगशत शहादत की उंगली उठाई से तंबिया की। वरना क्या करेंगे? मुझे मारेंगे? वैसे ही जैसे ज़ईम को मारा। आपने साबित कर दिया कि मेरी सोच आपके बारे में बिल्कुल ठीक थी। आप एक जालिम वहशी उजरगमार इंसान है जिसे इतना नहीं पता कि एक औरत के साथ कैसा सलूक करते हैं। आप मुझे डिजर्व ही नहीं करते। अब्रिश ने जरान की आंखों में देखते चटखे लहजे में कहा। वो मजीद इसके इल्जाम नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। अच्छा, मैं डिजर्व नहीं करता तो फिर कौन करता है? जरान ने गुस्से से इसकी कलाई दबोचते अपने मुकाबिल किया। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? खुद ही बोल दें मुझे कौन डिजर्व करता है। मेरे करैक्टर पर उंगली उठा चुके हैं, किसी का भी नाम मेरे साथ जोड़ दें। ज़ईम का जोड़ दें या फिर रमजान का जोड़ दें या फिर असफंदियार खान का। अब्रिश, जरान का हाथ हवा में बुलंद हुआ। अब्रिश की चलती जुबान जरान की धार और इसका उठा हुआ हाथ देखकर रुकी थी। अब्रिश ने सहमते हुए अपने गाल पर हाथ रखा। वो बेयकीनी से जरान का उठा हुआ हाथ देख रही थी जो इसने अपनी मुट्ठी बनाकर बेचते हुए अपने पहलू में गिरा दिया था। वो इसे एक बार फिर से मारने लगा था। अब पीछे को होती दीवार के साथ लगी, इसे बहते आंसुओं के साथ देखने लगी। यू डिजर्व इस, तुम इसकी ही मुस्तहिक हो। वो इसके करीब हुआ था। इसकी बेयकीन आंखों ने अपनी खून रंगत आंखें गाड़ी। तुम मेरा प्यार डिजर्व नहीं करती। तुम इस काबिल ही नहीं हो तुमसे प्यार किया जाए। जरान ने इसे खून अशाम निगाहों से घूरता चला गया था। वो बेयकीनी से बंद दरवाजे को देख रही थी जो वो धाड़ की आवाज के साथ बंद करके चला गया था। तो ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर खत्म करते हैं हम अपनी एपिसोड नंबर 26 एंड एपिसोड नंबर 27।
तो फिर मजा आया या नहीं ये 2 एपिसोड सुनने का, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको गारंटी दी थी कि यार ये 2 एपिसोड आपको सुनने का मजा आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अब नावल आगे आगे बढ़ता जा रहा है वो एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट करता जा रहा है जो आगे से आगे मजा दे रही है। तो काइंडली अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई अपने भाई को मशवरा देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में बताएं, और अगर आप कोई नावल और भी सुनना चाहते हैं तो मुझे वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दें। मैं इंशाल्लाह उस नावल के भी ऊपर वॉइस ओवर करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक जुड़िए रहेगा अपने भाई के साथ। अल्लाह हाफिज।